नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर, दिल्ली ओम सचिव जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। एक मैंने 8 अगस्त को लेटर लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, एनएस से और दूसरे लोगों को। वो आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये बैंक का नहीं है, उसका है, डिफेंस के ऊपर है। फ्रॉम आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर, दिल्ली, 8 अगस्त 24। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार भारत। माननीय रक्षा मंत्री जी, भारत सरकार भारत। माननीय एनएस से, भारत सरकार भारत। माननीय सीडीएस, भारत सरकार भारत। कैबिनेट, माननीय कैबिनेट सेक्रेटरी जी एंड अदर्स डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरीज, भारत सरकार भारत। महोदय जी, सादर नमन। कुछ बिंदुओं पर आपको अपने विचार और मनन प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया देश हित, राष्ट्र हित में विचार अवश्य करिए। आने वाले समय में हमारे देश का टकराव चीन और पाकिस्तान की संयुक्त शक्ति से अवश्य होगा और हमें इतिहास, पुरातन इतिहास और वर्तमान की घटनाएं भी बताती हैं। दिवंगत सीडीएस श्री विपिन रावत जी ने सही कहा था कि हमें 2.5 मोर्चे पर लड़ना होगा। तुर्की, मलेशिया, उत्तरी कोरिया एवं अन्य मुस्लिम देश इनके समर्थक भी हो सकते हैं और यूएसए का कोई भी भरोसा नहीं है किस करवट बैठ जाए। दो इट इज़ अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। रूस चीन के विरुद्ध भारत का साथ नहीं दे सकता। इजराइल स्वयं संकट में रहता है। ईरान, बांग्लादेश भी मुस्लिम के नाम पर इन्हें सहयोग कर सकते हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तानी कट्टरवाद आ चुका है। भारत के कुछ लोग बांग्लादेश की घटनाओं पर उत्साहित हैं और भारत के कट्टरपंथियों को संबोधित कर रहे हैं। संपूर्ण हालात से आप वाकिफ़ ही हैं। इसलिए वर्तमान सैनिक शक्ति को ओवरऑल 30 से 40% बढ़ाने की महत्ता हो सकता है और रक्षा बजट दोगुना करना होगा। सेना, साजो सामान और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 से 4 लाख करोड़ खर्च करने होंगे। एक मुश्त खर्च करने होंगे 2-4 साल के अंदर। इन इफेक्टिव पैरामिलिट्री 1.5 गुनी, रिजर्व फोर्स 2 गुनी और एक्टिव मिलिट्री फोर्स 40% बढ़ानी होगी। इससे एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। इफेक्टिव पैरामिलिट्री 1.5 गुनी, रिजर्व फोर्स 2 गुनी, एक्टिव मिलिट्री फोर्स 40% बढ़ानी होगी। अग्निवीर कैडेट्स में बदलाव हो सकता है। 55% रिटेन इन रेगुलर फोर्स होने चाहिए। शेष को बाहर नौकरी मिले और वे रिजर्व सेना का हिस्सा बने। ये रिजर्व सेना में आ जाएंगे बाद में, बाहर नौकरी करते रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी काम करेंगे। उनको 6 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद रिटायर किया जाना चाहिए ताकि सशक्त रिजर्व फोर्स रहे। अभी 4 वर्ष में करते हैं। आगे मेरे विचार निम्नवत हैं। भारतीय वायुसेना को उन्नत और शक्तिशाली बनाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, नए विमानों की खरीद। भारतीय वायुसेना को नए और उन्नत विमानों की खरीद करनी चाहिए, जैसे F-35, Su-57, यूरोफाइटर, टाइफून, 5th और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट, क्योंकि AM का बनाने में सेना और उसे सेना में शामिल करने में बहुत अधिक देरी हो रही है। नंबर 2, पायलटों की संख्या को बढ़ाना होगा। वायुसेना में पायलटों की संख्या बढ़ाने से विमानों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तीसरा नंबर है बुनियादी ढांचे का विकास और वायुसेना के बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए, जैसे कि हवाई अड्डे, हैंगर और रखरखाव सुविधाएं। नंबर 4, प्रौद्योगिकी का उन्नयन। वायुसेना को अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत करना चाहिए, जिसे कि राडार, संचार प्रणाली और हथियार प्रणाली। नंबर 5, प्रशिक्षण और अभ्यास। वायुसेना के पायलटों और कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास देना चाहिए ताकि वे अपने कौशल को बनाए रख सकें। 6, साजो सामान की खरीद। वायुसेना को अपने साजो सामान की खरीद करनी चाहिए, जैसे कि ईंधन, हथियार और रखरखाव सामग्री। 7, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वायुसेना को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए, जैसे कि अन्य देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम। 8वां, साइबर सुरक्षा। वायुसेना को अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए ताकि वह साइबर हमलों को बचा सके। ये तो हमारा वायुसेना पर टिप्पणी थी और दूसरी उस पर। अब हम देखते हैं थल सेना पर, जो ये मैं लेटर लिख चुका हूँ इन सभी को। भारतीय थल सेना की कमी दूर करने और उन्नत शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, आधुनिक हथियारों और उपकरणों की खरीद। थल सेना को अपने हथियारों और उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए नए और उन्नत हथियारों की खरीद करनी चाहिए। नंबर 2, सैनिकों की संख्या बढ़ाना। थल सेना के सैनिकों की संख्या बढ़ाने से सेना की क्षमता में वृद्धि होगी। नंबर 3, टैंक्स, आर्टिलरी, बख्तर और गाड़ियों की संख्या में भारी वृद्धि करना चाहिए। यह चीन के संपेक्ष में बहुत कम है हमारे पास अभी। 4, प्रशिक्षण और अभ्यास। सैनिकों को नियमित प्रशिक्षण अभ्यास देना चाहिए ताकि वे कौशल बनाए रख सकें। 5वां, बुनियादी ढांचे का विकास। थल सेना के बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए, जैसे कि छावनी, हॉस्पिटल और संचार प्रणाली। 6, साजो सामान की खरीद।
थल सेना को अपने साजो सामान की खरीद करनी चाहिए, जैसे कि ईंधन, हथियार और रख रखाव सामग्री, गोला बारूद कम से कम 2-3 माह का रिजर्व में हमेशा रहना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है 15 दिन का हमारे पास होता है। नंबर 7 साइबर सुरक्षा। थल सेना को अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए ताकि वह साइबर हमलों से बच सके। 8 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। थल सेना को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए, जैसे कि अन्य देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम। 9 सैनिकों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। सैनिकों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि उनके आवास, भोजन, स्वास्थ्य और सेवाओं का ध्यान रखना चाहिए। 10 सेना के आधुनिकीकरण और सेना की आधुनिकीकरण करना चाहिए, जैसे कि ड्रोन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होना चाहिए। 11 सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाना, और सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए नए और उन्नत हथियारों की खरीद करनी चाहिए और सैनिकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण देना चाहिए। और अग्निवीर जो योजना है उसमें मॉडिफिकेशंस करें अच्छी तरह से। भारतीय नौसेना को चीन की टक्कर का बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। चीन से हमारी जो नौसैनिक शक्ति है वो बहुत काफ़ी पीछे है। वायुसेना हमारी चीन से आगे है, थल सेना चीन से थोड़ा नीचे बैठती है। नंबर 1 नए युद्धपोतों की खरीदी। भारतीय नौसेना को नए उन्नत युद्धपोतों की खरीद करनी चाहिए, जैसे कि विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर 5 से 7 होने चाहिए। पनडुब्बी और डेस्ट्रॉयर चीन के सापेक्ष में बहुत कम है। नंबर 5 पनडुब्बी बल का विकास। भारतीय नौसेना को अपने पनडुब्बी बल का विकास करना चाहिए, जिसमें नए और उन्नत पनडुब्बियों की खरीद शामिल है। नंबर 3 विमान वाहक की खरीद। भारतीय नौसेना को विमान वाहक की खरीद करनी चाहिए, जिससे वह अपनी वायु शक्ति को बढ़ा सके और अपनी इंडिया जल्द कर सके। नंबर 4 समुद्रिक अभियान क्षमता में वृद्धि। भारतीय नौसेना को सामुद्रिक शक्ति को बढ़ाने, उन्नत साजो सामान को खरीदारों और मेक इन इंडिया के अंतर्गत निर्माण और उन्नत जहाजों युद्धपोतों की खरीद शामिल है। 5 नौसैनिक प्रौद्योगिकी में निवेश। भारतीय नौसेना को नौसैनिक प्रौद्योगिकी में निवेश करना चाहिए, जैसे कि ड्रोन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारतीय नौसेना को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए, जैसे कि अन्य देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम। 7 नौसैनिक बुनियादी ढांचे का विकास। भारतीय नौसेना को अपने नौसैनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए, जैसे कि बंदरगाह, डॉक यार्ड और संचार प्रणाली। नंबर 8 सैनिकों का प्रशिक्षण। भारतीय नौसेना को अपने सैनिकों का प्रशिक्षण करना चाहिए, जिसमें नए और उन्नत हथियारों का उपयोग शामिल हो। इन कदमों से भारतीय थल, वायु और नौसेना चीन की टक्कर का बनाने में सक्षम हो सकती है और आगे के लिए राष्ट्र के विकास संस्कृति को अक्षुण्ण रख सकते हैं। इतिहास पर अवश्य दृष्टिपात करें। पूर्व में भी आपको मैंने मेल किए थे और इस टॉपिक पर भी, अन्य टॉपिक्स पर भी मैं मेल करता रहता हूँ। धन्यवाद। आपका वरिष्ठ नागरिक साथी आर.के. त्यागी, गाजियाबाद। थैंक्स सर। नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।